लेक्चर में हमने अफ्रीका के ऊपर मैपिंग फिनिश की थी। आज जैसा कि आप टाइटल भी देख रहे होंगे और प्लस यहाँ पर मैप भी देख रहे होंगे, आज स्पेसिफिकली हम लोग बात कर रहे हैं यूरोप की। तो चलिए बिना समय गवाए यूरोप के मैप पे महारत हासिल करते हैं। सबसे पहले जैसा कि यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा कि ये एक प्रकार का पॉलिटिकल मैप है। तो इस पॉलिटिकल मैप में हम लोग कुछ मेजर कंट्रीज को मार्क करते हैं, जिनका देखा जाए तो अगर आपसे मतलब ये ब्लैंक मैप में चीज़ों को मार्क करना थोड़ा टफ होता है, इसीलिए मैंने ये ब्लैंक मैप लिया है जिससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो पाए। अगर आप भी इसको प्रिंट करा के कंट्रीज मार्क कराना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उससे थोड़ा ज़्यादा याद हो जाता है। इससे भी ज़्यादा टफ तब हो जाएगा जब मैं आपको बोलूँगा कि भाई यूरोप का मैप खुद से ड्रॉ करो और फिर ये कंट्रीज़ को मार्क करो। तो उतने डीप में नहीं जाते, उतने की ज़रूरत भी नहीं है। एक मोटा मोटा इमेज बनना चाहिए हमारे दिमाग में और वो इस ब्लैंक मैप के थ्रू बन जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ना एक छोटी सी बात करते हैं। छोटी सी बात तो नहीं है तो बहुत बड़ी बात, लेकिन उसको सबसे पहले करते हैं कि देखो एक चीज़ यहाँ पर है। कोई बता सकता है क्या कि ये है क्या? ये बेसिकली देखो है यूरल माउंटेन। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो एक सी है, इसको कौन सा सी बोलते हैं हम? वेरी गुड, ये है हमारा कैस्पियन सी। और एक और है, एक चीज़ और है। अगर यहाँ पर एक और डायग्राम में बनाऊं तो कोई बता सकता है कि ये कोई एक माउंटेन रेंज है, कौन सा है? जिसको भी पता है उसको बहुत बड़ी शाबाशी। ये है काउकेसस माउंटेन। ठीक, तो ये जो तीन चीजें हैं आप देखोगे कि ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री है जो कि एशिया को यूरोप से अलग करती है। ठीक, ऐसा कुछ। तो ये जो अलगाव चीजें हुई हैं, मतलब एक तो हमने छोटा सा बात किया कि नॉर्मली यूरोप और एशिया में ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज कहाँ कहाँ से आती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। दूसरी देखो क्या होगा कि यूरोप में ना कुछ ट्रेंड चलता है। ये ट्रेंड कैसा होता है, मानो कि कुछ कंट्रीज आपस में मिलके एक ग्रुप बना लेती हैं। तो ऐसी बहुत सारी ग्रुपिंग्स हैं इस यूरोपियन सारे कंट्रीज में। ओवरऑल अगर सारी कंट्रीज का नाम दिया जाए तो अगर यूएन की डेटा से लिया जाए तो यहाँ पर लगभग अभी 44 कंट्रीज हैं जिनको यूएन रिकॉग्नाइज करता है। इसके अलावा अगर बहुत सारे दूसरे सोर्सेस में आप देखोगे तो मोर देन 50 कंट्रीज भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यूएन के डेटा में 44 कंट्रीज ही हैं। अब इनके बेसिस पर देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप को मार्क करते हैं और इन ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं उन कंट्रीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल ऊपर से। यहाँ पर देखो एक ये कंट्री है, इस कंट्री का क्या नाम होगा? वेरी गुड, इस कंट्री का नाम है नॉर्वे। ये जो पिंक कलर में है ये कौन सी है? ये है स्वीडन। और ये है फिनलैंड। ये है डेनमार्क। और एक ये है आइसलैंड। इतनी बात आप लोगों को पता होगी। इनमें से एक ग्रुपिंग की मैं बात कर रहा हूं, इस ग्रुपिंग का नाम है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। आपने नाम जरूर से सुना होगा कहीं ना कहीं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। आप बता सकते हैं इसमें से कौन कौन से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर काउंट होते हैं? देखो ये जो तीन है, एक तो नॉर्वे, एक स्वीडन और एक डेनमार्क, ये तीन कंट्रीज जो हैं ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर में मार्क किए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे कभी कोई ऐसा पूछता है कि नॉर्डिक कंट्रीज क्या होते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज, तो आप बताओगे कि भाई देखो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को तो तीन तीन ले लो, इसके ऊपर से फिनलैंड जोड़ दो और आइसलैंड जोड़ दो। अब जुड़ने को तो देखो कुछ और भी चीजें जुड़ती हैं, जैसे कि यहां पर आपको पता होगा कि एक बड़ा सा ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड किसकी टेरिटरी है? ये ग्रीनलैंड डेनमार्क की एक्सटेंडेड टेरिटरी है। तो जब भी हम नॉर्डिक कंट्रीज की बात करते हैं तो ये ग्रीनलैंड भी शामिल होता है। कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे कि देखो ये वाला जो आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है फरो आइलैंड, FAROE, फरो आइलैंड। ठीक, ये फरो आइलैंड जो है ना, ये देखोगे आपकी डेनमार्क की ये भी एक एक्सटेंडेड टेरिटरी है। साथ ही साथ एक और चीज यहां पर आप देखते होगे, ये जो आइलैंड देख रहे हो ना, इस आइलैंड का नाम है एलैंड आइलैंड। एलैंड आइलैंड ये जो है ना, ये ऑटोनोमस टेरिटरी है फिनलैंड की। तो यहां पर कुछ चीजें कुछ जुड़ी। एक और चीज ऊपर जो कि हमको दिख नहीं रहा है, ग्रीनलैंड के थोड़ा बगल में ऊपर की तरफ आप आओगे तो एक और आइलैंड है जिसका नाम है स्वालबार्ड। नाम सुना होगा आपने, न्यूज में हमेशा रहता है, क्योंकि इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में यहां पर अपना एक सीड वॉल्ट बनाया है। क्या बनाया है? सीड वॉल्ट। क्या होता है कि अगर हमारे इंडिया में कोई भी आपदाएं आती हैं जिससे यहाँ के जितने भी सीड्स हैं उन पे कोई भी नुकसान पहुंचता है,
तो यहाँ पर एक वॉल्ट बना दिया गया है, ठंडा सा जगह है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी और इसलिए इसको यहाँ पर प्रिजर्व कर दिया गया है, ताकि कुछ भी चीज़ें अगर हमें फिर से बिल्कुल फ्रेशली पैदा करना हो तो हम यहाँ से इस सीड को यहाँ से मंगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये जितने भी आइलैंड्स और कंट्रीज मैंने बताए हैं ना, वो सब है नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर में। नॉर्डिक कंट्रीज में क्या क्या आते हैं, देखा जाए तो 5 ही कंट्रीज हैं। 5 कौन कौन से कंट्रीज, एक तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन वाले हैं ये, साथ ही साथ फिनलैंड जुड़ता है और आइसलैंड जुड़ता है। अब देखो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क की ही एक्सटेंडेड टेरिटरी है, तो इसको हम अलग से काउंट नहीं कर रहे हैं। 5 कंट्रीज हैं केवल, 1, 2, 3, 4 और 5। इसके अलावा 2-3 आइलैंड्स के नाम अगर आप याद कर पाओ तो बहुत ही बढ़िया है। एक एलैंड आइलैंड है, एक फरो आइलैंड है और एक स्वालबार्ड आइलैंड है। स्वालबार्ड आइलैंड अगर आप देखोगे तो ये नॉर्वे की एक्सटेंडेड टेरिटरी है। ठीक, तो इतना मोटा मोटा हमने ऊपर के कुछ कंट्रीज को मार्क किया है। अब देखो कुछ और ग्रुपिंग्स की बात करते हैं। एक ग्रुपिंग आती है जिसको हम लोग बोलते हैं बाल्कन स्टेट। नाम सुना होगा इसका भी आपने, हिस्ट्री में आप लोग बाल्कन स्टेट्स को पढ़ते हो। देखो बाल्कन स्टेट्स जो है वो नीचे की इतनी कंट्रीज को बाल्कन स्टेट्स का दर्जा दिया गया है। ठीक, अब इनमें से बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनका नाम हमको पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक मैप इंट्रोड्यूस किया है जिसके बेसिस पर हम लोग बाल्कन स्टेट्स को अलग से पढ़ सकते हैं। इनमें सबसे पहले कौन कौन सी है, एक तो स्लोवेनिया, इसके बाद बोस्निया एंड हेर्जेगोविना, इसके अलावा ये है मॉन्टेनीग्रो, अल्बानिया, मैसिडोनिया, कोसोवो, सर्बिया और क्रोएशिया। ये नाम कहीं ना कहीं आपने किसी न किसी से क्रोएशिया के नाम पे तमाशा मूवी आई थी, तो हालांकि ये क्रोएशिया ये वाला क्रोएशिया नहीं था, बल्कि क्रोएशिया एक आइलैंड है, उस पर देखा गया था। मतलब क्रोएशिया का ही आइलैंड यही नीचे ही है, अभी हम देख लेंगे इसको भी। तो वहां पर देखा गया था, मतलब वहां पर वो मूवी शूट हुई थी, लेकिन क्रोएशिया का नाम वहां पर भी था। सर्बिया, फिर इसके अलावा कोसोवो, मैसेडोनिया, अल्बानिया, मॉन्टेनीग्रो, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, स्लोवेनिया। अब इनके कंट्रीज के नाम तो याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको केवल इतना पता हो कि हाँ बाल्कन स्टेट्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रीज को बनाते हैं। यहाँ पर शुरुआत में हिस्टोरिकली आपको पता होगा कि एक कंट्री थी यूगोस्लाविया, नाम सुना होगा आपने। तो यूगोस्लाविया इनमें से बहुत सारी कंट्रीज को मिला के बनती थी, बाद में धीरे धीरे ब्रेक हो गए। स्लोवेनिया था इसमें, क्रोएशिया था, और भी कंट्रीज थी जो कि ब्रेक हो गई, ऊपर की कुछ कंट्रीज थी। तो इन सब के बेसिस पर आप थोड़ा सा अपना एक आइडिया लगा सकते हो चीज़ें कि बाल्कन स्टेट किसको बोलते हैं। चलो एक और हम बात करते हैं यहाँ पर, एक और जो एक ग्रुपिंग है जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं, हम लोग नाम देते हैं इसका बाल्टिक कंट्रीज। अब ये बाल्टिक कंट्रीज क्या है, देखो बाल्टिक कंट्रीज में 3 ही कंट्रीज हैं, जिसमें कम कंट्रीज हो तो उनको कोशिश करो कि याद हो जाए, और प्लस मैप में वो कहाँ पर हैं वो हमें बिल्कुल पक्का से पता हो जाए। तो देखो एक ये कंट्री है यहाँ पर, ये ऑरेंज कलर वाली, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टोनिया। यहां पर देखोगे ये एक कंट्री जो ब्लू कलर की है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटविया। और ये जो तीसरी पिंक कलर की कंट्री है, इस कंट्री को हम लोग बोलते हैं एस्टोनिया, लैटविया और एक क्या बच गया, लिथुआनिया। तो यहां पर 3 कंट्रीज हैं जो कि मिलके आपस में बाल्टिक कंट्रीज बनाती हैं। ये ऐसा इसलिए बनाती हैं क्योंकि यहां पर अभी हम पढ़ेंगे कि ये है हमारा बाल्टिक सी, तो बाल्टिक सी के 3 कंट्रीज यहां पर बनाती हैं। अब देखो यहां पर एक बड़ी ही रोचक बात यह है कि ये वाला जो टेरिटरी देख रहे हो आप, ये ग्रीन कलर की, ये एक्चुअल में रशिया की एक्सटेंडेड टेरिटरी है। तो कभी भी आपसे अगर कोई पूछता है कि बाल्टिक सी में क्या रशिया का कोई भी पार्ट खुलता है क्या, तो आप बिल्कुल बताओगे कि हाँ खुलता है, और यहां पर ये रशिया का एक्सटेंडेड टेरिटरी है। रशिया ने इसको स्पेसिफिकली रिजर्व करके रखा है, जिसके बेसिस पर वो बाकी कंट्रीज, मतलब एक जो ये चैनल निकल के आ रहा है ना बाहर, कि यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशन से हम लोग चीज़ों को अच्छी तरीके से डील करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर रशिया ने ये एक्सटेंडेड टेरिटरी बनाई। एक और रीज़न ये भी था कि ऊपर जो है वो है हमारे आर्कटिक ओशन। अब आर्कटिक ओशियन मोर और लेस काफ़ी ठंडा होता है और वहाँ पर बर्फ़ वगैरह जम जाती है, जिससे कि कम्युनिकेशन में या फिर ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी दिक्कतें आती थी। यहाँ वाला कंट्री बढ़िया है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब हम ओशन करंट्स डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम आती थी ना, तो वो जो गल्फ स्ट्रीम आती थी मेक्सिको से होके बिल्कुल इधर टाइप में, तो यहाँ पर इस वाले एरिया में काफ़ी गर्म करती है। मैंने आपको बताया भी था कि नॉर्वेजियन कंट्री जैसे कि ये है, तो ये नॉर्वे कंट्री जो है, यहाँ पर बेसिकली इसने काफ़ी हद तक इसके पोर्ट को 12 महीनों के लिए इन्होंने खोल रखा है, इसलिए क्योंकि गल्फ स्ट्रीम वाली करंट, ओशन करंट, वार्म करंट
यहाँ तक आती है। तो ये सब हमने डिस्कशन कर लिया था। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। कुछ बड़े बड़े कंट्रीज हैं, जैसे कि ये कौन सी कंट्री है? वेरी गुड, ये कंट्री है हमारी स्पेन। और ये कौन सी कंट्री है? ये है हमारी पोर्टुगल। ठीक है, नाम बहुत बार सुना होता है लेकिन याद नहीं होता कि एक्चुअल में है कहाँ। ये है हमारा फ्रांस। इसके अलावा ये जो छोटी सी कंट्री है ग्रीन कलर की, जो कि काफी फेमस है और हमेशा न्यूज में रहती है, वो है हमारा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद ये जो एक बढ़िया सी ऐसी कंट्री दिख रही है वो है हमारी इटली। इसके अलावा यहां पर ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये कौन सी कंट्री बता सकते हो आप? वेरी गुड, ये है हमारा जर्मनी। ये कौन सी कंट्री है? ये हमारा है पोलैंड। इसके अलावा कुछ और दो बड़ी कंट्रीज को हम देख लेते हैं। एक इसको देख लेते हैं, इसका नाम है बेलारूस, और ये है हमारी यूक्रेन। ठीक है, इनके अलावा देखो यहां पर दो और छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिनके नाम हमेशा न्यूज में रहते हैं, इनको भी आप जानते होंगे। ये है नीदरलैंड। देखो नीदरलैंड की अपनी बहुत बड़ी खासियत है। आप देखोगे कि यहां का जो भी मैप बन रहा है ना छोटा सा, नीदरलैंड ने क्या किया है कि अपनी 20% लैंड जो है उसको इंक्रीज किया है। कैसे पता है? इन्होंने क्या किया ना, सबसे पहले कुछ ब्लॉकेजेस बनाए ओशन में ब्लॉकेज बनाए, और इस डेल्टा के बेसिस पर उन्होंने बनाया यहां पर जिसको हम लोग बोलते हैं पोल्डर लैंड्स। क्या बोलते हैं? पोल्डर लैंड्स। पोल्डर लैंड्स क्या होते हैं? मान लो कि अगर ये कोई देश है और इसका कुछ इतना बॉर्डर यहां पर पानी भरा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले एक डेल्टा क्रिएट करते हैं, एक डैम जैसा कुछ बनाते हैं, ऐसा कुछ। फिर क्या करते हैं, यहां पर जितना भी पानी स्टोर रहा होगा वो पानी को मोटर लगा के ये बाहर फेंक देते हैं ओशन में। तो इसके बेसिस पर ये जमीन पूरी खाली हो जाती है। अब इसमें ये खेती कर सकते हैं, सेटलमेंट्स देख सकते हैं। तो यहां पर आप देखो नीदरलैंड जो वन ऑफ द क्या बोल सकते हैं इसको कि वन ऑफ द मोस्ट ग्रेन प्रोड्यूसिंग, या फिर आप बोल सकते हो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसिंग जहां पर सबसे ज्यादा होती है, वो सेकंड नंबर पर शायद नीदरलैंड आता है। मैं एकदम एग्जैक्ट आपको बता नहीं सकता सेकंड है कि थर्ड है, आप एक बार इसको चेक कर लेना। लेकिन नीदरलैंड अपने इस पोल्डर लैंड्स की वजह से ऐसा कर पाया है। और सोचो कि कितने बड़ा मैकेनिज्म है और कितना डिफरेंट मैकेनिज्म है। तो इस बेसिस पर इस पूरे नीदरलैंड की लाइफलाइन ही इस पे टिकी हुई है कि ये पोल्डर लैंड्स कितना हद तक बन जा रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत ही स्पेसिफिक कंट्री है। इसके अलावा एक ये येलो वाला पोर्शन जो लाइट येलो कलर का है, इसका भी नाम आप लोग जान लो, ये है हमारा बेल्जियम। और ये जो ऊपर ट्रायंगल्स में बने हैं इनको बताने की जरूरत नहीं है, ये है हमारे कौन से? यूके, यूनाइटेड किंगडम। और ये कौन सी जो ग्रीन कलर में, ये कौन सा है? ये है हमारा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। याद रहे, ये पूरी बड़ी जो नाम हम यहाँ पर बड़ा सा नाम ले रहे हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, आपको पूरा यही बुलाना है, क्योंकि आयरलैंड जो है वो ये वाला पोर्शन भी है जिसको हम लोग नॉर्दर्न आयरलैंड बुलाया करते हैं, जो कि यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है। अब अच्छे, यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है तो फिर से एक ग्रुपिंग सामने आती है, इसको फिर से देख लेते हैं। इसको फर्दर अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं मैं, तो इसको ये जो एक ट्रायंगल शेप में दिख रहा है, इस ट्रायंगल शेप को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक ये वाला रीजन है, इस वाले रीजन को, ऊपर वाले रीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्कॉटलैंड। ठीक है, फिर एक यहां से एक पार्ट निकलता है, ये पार्ट अलग हो जाता है, और जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लैंड, जिन्होंने अपने देश पर इतने सालों तक राज किया है। और यहां पर आते हैं वेल्स। तो ये जो 3 कंट्रीज हैं SAW, इनको हम लोग मिला के क्या नाम देते हैं? इनको नाम देते हैं हम लोग ग्रेट ब्रिटेन का। बिल्कुल सुना होगा आपने, ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा, इस ग्रेट ब्रिटेन में एक और कंट्री मिलती है जिसको अभी हम लोग बोल रहे थे नदर्न आयरलैंड। नदर्न आयरलैंड कौन सा है? ये वाला पोर्शन है नदर्न आयरलैंड का। तो ये नदर्न आयरलैंड प्लस ये 3 कंट्रीज और प्लस ये जो छोटे छोटे थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स हैं यहाँ पर बोला जाता है कि मोर देन 15,000 आइलैंड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इन सभी छोटे छोटे आइलैंड्स को मिला के ये पूरा एक बड़ा सा बनता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक, तो ये हिस्ट्री रही है, या फिर ये एक ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है और यूनाइटेड किंगडम क्या है। इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होती है, तो ये आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। वापस चलते हैं, इसमें मोर और लेस हमने बात कर ली है। एक और कंट्री जिसका हम लोग नाम ले रहे थे फिनलैंड। फिनलैंड कहां पर है बता सकते हो? बिल्कुल बढ़िया, फिनलैंड ये रहा फिनलैंड। इस फिनलैंड में आप देख रहे हो छोटे छोटे बहुत सारे लेक्स हैं, बहुत सारे लेक्स दिख रहे हैं।
इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लैंड ऑफ लेक्स। ठीक, इसके अलावा देखो एक और चीज है कि एक होता है आइबेरिया। आइबेरिया मतलब क्या है, या फिर जिसको हम लोग आइबेरियन पेनिनसुला भी बोलते हैं। आइबेरिया ग्रुपिंग है दो कंट्रीज की। कौन कौन सी? सबसे बढ़िया ये हमारा है पुर्तगाल या फिर पोर्टुगल, और ये है हमारा स्पेन। तो इस स्पेन और पोर्टुगल को मिला के हमारा बनता है आइबेरिया। तो ये कुछ छोटे मोटे कंट्रीज हैं। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे कि ये मैप आप देख रहे होगे, ये वाले स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये जो बिल्कुल टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे ऐसे कुछ हैं, बिल्कुल अंदर अंदर तक गड्ढे बने हुए हैं। जब भी हम लैंड फॉर्म्स याद कर रहे थे तो वहां पर हमने एक fjords पढ़ा था। fjords में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कुछ ऐसा होता है ना कि एक बिल्कुल स्टीप स्लोप का माउंटेन इधर से भी, एक स्टीप स्लोप का माउंटेन इधर से भी, और बीच से यहां से नदियां बहती थी। ठीक, ऐसा हम लोग कुछ पढ़ रहे थे। बहुत ही सीनिक ब्यूटी रहता है यहाँ पे। तो ऐसे जो fjords हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? नॉर्वे में। कौन सी कंट्री है? नॉर्वे है ना ये। तो नॉर्वे में हमें fjords बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में देखने को मिलते हैं। fjords जैसा लैंडस्केप इसके पूरे बॉर्डर पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये एक स्पेशलिटी है यहाँ की, इसको भी आपको याद करना है। तो हमने ये सब देख लिया, वेस्टर्न बैंक देख लिया, ये बाल्टिक नेशंस है कौन कौन से, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। इसके अलावा हमने ब्रिटेन को देख लिया। चलो, ये इतना पॉलिटिकल मैप में बहुत है। इतनी अगर नॉलेज है आपको तो मतलब पॉलिटिकल मैप में सारी कंट्रीज आपने लगभग लगभग मार्क कर ली है। अब हम पढ़ते हैं कुछ फिजिकल मैप में कुछ बातों को। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करें? गल्फ से स्टार्ट करें। ठीक है, चलो गल्फ से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और यहां पर अब आपको बताना है कि एस्टोनिया, लिथुआनिया कहाँ देख रहे थे हम लोग? लाटविया। ये देखो, ये और ये कौन सी थी? ये हमने पढ़ा था, ये है हमारा एस्टोनिया और ये है हमारा लाटविया। इनके बीच में ये जो गल्फ देखने को मिल रहा है, इस गल्फ का नाम क्या था? मैप में ऊपर दिया भी हुआ था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ रीगा। क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ रीगा। एक बहुत ही इजी सा है, गल्फ ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड कौन सा कंट्री था? फिनलैंड हम देख रहे थे। अब यहां पर देखो थोड़ी दिक्कतें होंगी। फिनलैंड हमारी कुछ ऐसी कंट्रीज थी, ये वाली कंट्री थी। ठीक है, ये है फिनलैंड। तो यहां पर ये वाला जो अंदर से ये पोर्शन देख रहे हो गल्फ जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ फिनलैंड। ठीक, इजी है ये तो। इसके अलावा एक और गल्फ है जिसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ बोथनिया। ये गल्फ ऑफ बोथनिया एक्चुअल में किसके किसके बीच में है? एक तो हमने पढ़ा था स्वीडन। स्वीडन कहां पर है? ये रहा स्वीडन, और ये रहा फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में ये है हमारा गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक है, इसके अलावा और क्या है? देखो, एक तो इंग्लिश चैनल है जिसको हमेशा क्रॉस करते हैं लोग और काफी रिकॉर्ड्स भी बनाते हैं। तो इंग्लिश चैनल देखो यहाँ पर, ये वाला पोर्शन जो है ये है इंग्लिश चैनल। इसके अलावा एक है बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के कौन सा है? आप देखोगे कि फ्रांस कहां पर है? फ्रांस हमारा यहाँ कहीं होगा। और स्पेन कहां पर है? स्पेन हमारा कहीं ये वाला है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में ये जो एक गल्फ बन रहा है, इस गल्फ को हम लोग क्या नाम देते हैं? ये है गल्फ ऑफ बिस्के। इसके जस्ट ऑपोजिट साइड इन्हीं दोनों कंट्रीज के द्वारा बनाया गया एक और गल्फ है यहाँ पर। इस गल्फ को शेरों का गल्फ बोलते हैं, मतलब कि गल्फ ऑफ लायंस। ठीक, इतनी बातें पता चल गई गल्फ के बारे में। मोर और लेस इतना काफी है। गल्फ के नाम पे और कुछ मैं याद करने को छूट रहा हूं आपका तो इतना बहुत है। गल्फ के नाम पे क्या क्या हमने पढ़ा, रिवाइज कर देता हूं आपका। सबसे पहले गल्फ ऑफ रीगा हमने किसके बीच में? एस्टोनिया और लाटविया के बीच में देखा। फिर गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड भी एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच में। गल्फ ऑफ बोथनिया स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। इंग्लिश चैनल किसके बीच में है? ब्रिटेन और किसके बीच में? ये कौन सी कंट्री है, याद है क्या आपको? ये अरे स्पेन ही लग रहा है, यहाँ पर स्पेन ही था। यहाँ पे दो छोटी छोटी कंट्रीज थी, स्पेन ही है पूरा। तो स्पेन और ब्रिटेन के बीच में है इंग्लिश चैनल। बे ऑफ बिस्के स्पेन और फ्रांस, गल्फ ऑफ लायंस भी स्पेन और फ्रांस। ठीक है, दो कंट्रीज याद करनी थी सब जगहों का। आपने इसको बहुत ही बड़ी तरीके से याद कर लिया है मुझे लगता है। अब हम बात करते हैं सीज की। ठीक, इंपॉर्टेंट सीज कौन कौन सी है? तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करूं? सबसे बड़ा यही देख लो कि ये जो एक बड़ी सी सी है, इसका बताने की जरूरत तो है नहीं। ये है हमारा मेडिटेरेनियन सी। इसको लिखता नहीं हूं क्योंकि इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद और भी सी की बात करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं व्हाइट सी की तरफ। व्हाइट सी देखो यहाँ पर, ये वाला जो सी देख रहे हो इसका नाम है व्हाइट सी। इसके अलावा व्हाइट सी के अलावा फिर एक आता है नॉर्थ सी। ये वाला देखो, ये वाला एरिया है नॉर्थ सी का। इसका भी एक पेक्यूलियर फीचर है। क्या है? आप देखो कि यहाँ पर बीचों बीच में ना एक जगह है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? डॉजर बैंक। क्या है? डॉजर बैंक। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इस बैंक में वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन है, जहां पर पूरे वर्ल्ड का सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन किसके रेस्पेक्ट में? फिशिंग के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर फिशिंग बहुत ज्यादा की जाती है। इसके अलावा एक बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी कहां पर है, बता सकता है कोई? देखो, बाल्टिक सी है हमारा ये, जैसा कि मैं आपको बता रहा था बाल्टिक नेशन में। तो बाल्टिक नेशन, बाल्टिक सी, और इस नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को कनेक्ट करने वाला जो यहाँ पर एक स्ट्रेट देखने को मिलता है या फिर एक कैनाल बना दिया गया है, इस कैनाल का नाम क्या है? इस कैनाल को अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करें, इसको बोलते हैं कियल कैनाल। क्या नाम है? कियल कैनाल। इसके अलावा और कौन सी? एक आयरिश सी। आयरिश सी कहां पर है? आप देखोगे कि जो नदर्न आयरलैंड या फिर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और यहाँ पर वेल्स और इंग्लैंड के बीच वाला जो ये जगह है, इस जगह पर है हमारा आयरिश सी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि आयरलैंड के पास होगा, तो आयरिश सी हो गया यहाँ पर। फिर आते हैं मेडिटेरेनियन सी।
यहाँ पर काफी आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे सीज वगैरह। सबसे पहले हम बात करें एड्रियाटिक सी का। एड्रियाटिक सी देखो ये वाला रीजन है, ये जो रीजन देख रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग एड्रियाटिक सी। इसके अलावा एक है आयोनियन सी। देखो आयोनियन सी इसके जस्ट नीचे ही है, जैसे ही यहाँ पर आ रहा हो तो ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं आयोनियन सी। इसके अलावा एक ब्लैक सी है, ब्लैक सी आपको पता ही होगा, ये रहा ब्लैक सी। और इसी के साथ साथ एक और सी कनेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सी ऑफ अजोब। तो ये जो सी दिख रहा है ये है हमारा सी ऑफ अजोब, ये रहा स्पेलिंग सी ऑफ अजोब। इसके अलावा सी ऑफ मरमरा भी है। मरमरा कहाँ पर दिख रहा है, ये है देखो सी ऑफ मरमरा। ये वाला जो क्वेश्चन सर्विस है ना, सॉरी सी वाला सर्विस है, इसको हम लोग बोलते हैं सी ऑफ मरमरा। ठीक, आज मरा या कल मरा पता नहीं, लेकिन सी ऑफ मरमरा। एक होता है एजेंसी। एजेंसी कहाँ पर है, देखो ये वाला जो बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ वाली जगह दिख रही है ना आपको, ये वाला रीजन, इसको हम लोग नाम देते हैं एजेंसी का, AEGAN एजेंसी। फिर इसके अलावा एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्हेनियन सी। टर्हेनियन सी कहाँ पर है भाई, कोई बता सकता है क्या? अरे छोड़ो, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। टर्हेनियन सी को छोड़ दो। इतनी चीज आप लोग पढ़ लो। कौन कौन सी हमने पढ़ी? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया व्हाइट सी से, फिर हमने पढ़ा बाल्टिक सी, नॉर्थ सी। नॉर्थ सी में हमने डॉजर बैंक के बारे में पढ़ा, यहाँ पर आयरिश सी। इसके अलावा यहाँ वाले मतलब इटली, और यहाँ पर जो हम एक छोटा सा बता रहे थे कि बाल्कन स्टेट्स हैं, तो आप बोल सकते हो बाल्कन और इटली के बीच में कौन सा है, एड्रियाटिक है। इसके अलावा ये है सी ऑफ अजोब, ब्लैक सी के ऊपर कनेक्ट करने वाला। ब्लैक सी से ऊपर जाओगे तो बनेगा सी ऑफ अजोब, और ब्लैक सी से नीचे आओगे तो बनेगा सी ऑफ मरमरा, और वापस मेडिटेरेनियन सी में मिलने के लिए सी ऑफ मरमरा के बाहर एक आता है एजेंसी। इसके बाद देखो यहाँ पर एड्रियाटिक सी के नीचे साइड में यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर मिलता है आयोनियन सी। चलो इतना बोल रहे तो टेरेनियन सी बता देता हूँ। यहाँ पर है टेरहेनियन सी। क्या है? टेरहेनियन सी, ये वाला जो सी देख रहे हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो ठीक है, इतना चीज आपको पता चल गया, सी के बारे में हमने पढ़ लिया, तो ये पूरा सी हो गया। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स के बारे में। स्ट्रेट्स आपको पता है ना क्या होते हैं, फिर तो बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं। सबसे पहले और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट तो यहाँ पर है, जो कि हम लोग कितनी बार पढ़ लिया है। क्या नाम है इसका, बताओ फटाफट से बता दो। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, वेरी गुड। इसके अलावा देखो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो बेसिकली किसके बीच में होगा, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जिब्राल्टर है, यूके का एक टेरिटरी है, और ये है ऊपर स्पेन। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर वो बताएं, यूरोप सॉरी अफ्रीका की टेरिटरी थी जिसका नाम क्या था, मोरक्को। तो देखने में तो लगता है कि मोरक्को और स्पेन के बीच में है, लेकिन थोड़े से यहाँ पर क्लचेस हैं। इसके अलावा देखो एक है स्ट्रेट ऑफ बोनाफेशियो। स्ट्रेट ऑफ बोनाफेशियो में अच्छा कुछ आइलैंड्स के नाम मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसको जरा सा देख लो। देखो ये वाला जो आइलैंड है ना, इसका नाम है सार्डिनिया। सार्डिनिया, पीडमॉन्ट, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, जर्मनी का, इटली का यूनिफिकेशन पढ़ोगे तो आप ये सारी चीजें पढ़ोगे। ये जो एक ट्रायंगल दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सिसिली। सिसिली, सिसिली स्टेट्स बोलते हैं इसलिए। इसके अलावा ये जो है देखो सार्डिनिया जो है ना, ये इटली का ही प्रोविजन है, ये सिसिली भी इटली के अंदर में आता है, लेकिन ये जो ऊपर है एक कॉर्सिका है यहाँ पर, ये तो ये जो कॉर्सिका है ये गड़बड़ी हो गई मुझे लगता है। मैंने इसके पहले जो आपको ये वाला कंट्री बताया था, ये कॉर्सिका नहीं था, ये क्रोएशिया नाम से होगा ना, क्योंकि कंट्री तो अलग अलग है। ये देखो कॉर्सिका जो है ना, क्योंकि कॉर्सिका बेसिकली मुझे याद है कि कॉर्सिका अपने फ्रांस के अंदर में आता है, तो फ्रांस की टेरिटरी है ये कॉर्सिका। और यहाँ पर जो हमें कंट्री देख रहे थे वो एक बार जरा मैं वापस जाकर देख लूँ क्या, देख लेता हूँ मैं कौन सी कंट्री थी। क्रोएशिया थी मेरे हिसाब से, तो मैंने नाम गलत पढ़ दिया उसका लगता है। यहाँ पर हाँ क्रोएशिया है भैया, एक बार जरा से इसको करेक्ट कर लेना, मैंने इसको गलत बोल दिया है, कॉर्सिका नहीं है ये क्रोएशिया है, ठीक है। और दूसरी एक कॉर्सिका है जो कि आइलैंड की, जिसमें तमाशा वाली मूवी की बात कर रहा था, तो वो कॉर्सिका आइलैंड पर बनी हुई है, ना कि क्रोएशिया में बनी हुई है। ये माई मिस्टेक है, मतलब इसको आप करेक्ट कर लेना अपने बेसिस पर, अपने लेवल पर, ठीक है। चलो, तो हम कुछ पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में। हमने पढ़ा था ये कौन सा स्टेट है, ये स्टेट है हमारा स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो हम पढ़ेंगे कि देखो क्या है कि एक ये स्टेट है, ये स्टेट बेसिकली किसके बीच में, अभी मैंने बताया ये है हमारा कॉर्सिका और ये है हमारा सार्डिनिया। तो इसके बीच में, सार्डिनिया और कॉर्सिका के बीच में जो एक स्टेट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेट ऑफ बोनाफेसियो। ठीक, इस तरीके से इटली और ये जो सिसिली स्टेट्स है इनके बीच में एक और यहाँ पर स्टेट बन रहा है, इस स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ मेसिना। अब भाई मेसी कहाँ का प्लेयर है, इटली का ही है क्या, तो इटली का ही है, तो उसके नाम से थोड़ा सा मेसी यहाँ नहीं आया होगा, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा याद कर लो आप। फिर इसके बाद आता है हमारा स्टेट ऑफ ओरेंटो। ओरेंटो कहाँ पर है, ये स्टेट बेसिकली किसके बीच में, अभी मैंने बताया ये है हमारा कॉर्सिका और ये है हमारा सार्डिनिया। तो इसके बीच में, सार्डिनिया और कॉर्सिका के बीच में जो एक स्टेट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेट ऑफ बोनाफेसियो। ठीक, इस तरीके से इटली और ये जो सिसिली स्टेट्स है इनके बीच में एक और यहाँ पर स्टेट बन रहा है, इस स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ मेसिना। अब भाई मेसी कहाँ का प्लेयर है, इटली का ही है क्या, तो इटली का ही है, तो उसके नाम से थोड़ा सा मेसी यहाँ नहीं आया होगा, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा याद कर लो आप। फिर इसके बाद आता है हमारा स्टेट ऑफ ओरेंटो। ओरेंटो कहाँ पर है, देखो स्टेट ऑफ ओरेंटो यहीं बगल में ही है, ये वाला जो देख रहा हो ना, ये बेसिकली ये है स्टेट ऑफ ओरेंटो। इसके अलावा एक और है स्टेट ऑफ बॉस्फोरस। तो स्टेट ऑफ बॉस्फोरस कहाँ देखने को मिलता है, बता दो भाई, ये पढ़ा चुका हूं मैं इसलिए पूछा हूं आपको। देखो क्या है कि ब्लैक सी को हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश की थी, तो डिटेल में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे कि एक तो है हमारा बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये कौन सी सी थी, क्या बताया था मैंने, ये हमारी एजेंसी। तो एजेंसी और ये कौन सी सी बताई थी मैंने, ये थे छोटा वाला सी ऑफ मरमरा। एजेंसी और सी ऑफ मरमरा कनेक्ट करने के लिए ये जो स्ट्रेट है इसका नाम हम लोग देते हैं डार्डेनल्स। ठीक है, डार्डेनल्स स्ट्रेट। इसके अलावा देखो ये जो सी ऑफ मरमरा है जब ये ब्लैक सी के साथ कनेक्ट होती है तो यहाँ पे वापस एक स्ट्रेट आता है जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जो भी मैं बात कर रहा था, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। ठीक, थोड़ा सा और अंदर चलते हैं यहाँ पर। तो ये कौन सी सी थी, ये थी हमारी सी ऑफ एजोव, याद होगा, और ये ब्लैक सी। तो एजोव सी और ब्लैक सी के बीच में क्या मिलेगा, बिल्कुल सही, यहाँ पर जो है एक स्ट्रेट ऑफ कर्च। ठीक, तो सी ऑफ एजोव और यहाँ पर मतलब कि लाइन से आपको क्या कहता है, डार्डेनल्स, यहाँ पे फिर बॉस्फोरस और फिर कर्च। ठीक है, ये तीन चीजें। और कौन कौन से ओशंस कनेक्ट हो रहे हैं अगर हम इसको सीक्वेंस में याद करें तो अजोव है, फिर कर्च मतलब कि स्ट्रेट ऑफ कर्च, फिर ब्लैक सी, फिर स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, फिर सी ऑफ मरमरा, फिर उसके बाद डार्डेनल्स और फिर एजेंसी और फिर मेडिटेरेनियन सी। और बार जाना है और बार यहाँ जाओ अटलांटिक सी। ठीक है, अटलांटिक ओशन, सॉरी। तो इतना सीक्वेंस आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए इन सब चीजों का। अब ब्लैक सी की बात हुई है तो ब्लैक सी के चारों तरफ कौन कौन सी कंट्रीज हैं आपको पता होंगी क्या, इसके लिए मैंने आपको याद दिलाया था कि भाई एक है जिसको मैंने कोड बताया था URBANGTROAD, अर्बन जीटी रोड। ठीक है, जीटी रोड बहुत फेमस है और इसके आगे अर्बन लगा देना है आपको।
तो ये जो 6 कंट्रीज हैं यूआरबी जीटीआर, ये 6 कंट्रीज ब्लैक सी को सराउंड करती हैं, जिनमें से यू से हमारा मिलता है यूक्रेन, आर से हमारा हो जाता है रशिया, बी से हमारा हो जाता है बुल्गारिया, जी से है हमारा जॉर्जिया, टी से है हमारा टर्की और आर से है हमारा रोमानिया। ठीक है, तो ये 3 हो गई। अगर लाइन से याद करें तो स्पेसिफिकली यहां पर हम रोमानिया लिख देते हैं और यहां पर हम रशिया लिख देते हैं, क्योंकि यूआरबी लाइन हो जाएगा ना, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया। इसके बाद जीटीआर में एक यहां पर है बीच में, जिसका नाम क्या है, हमने पढ़ा जॉर्जिया, ये नीचे आता है टर्की और ऊपर है हमारा रशिया। तो अर्बन जीटीआर, अर्बन जीटी रोड के नाम से ब्लैक सी के चारों तरफ वाले कंट्रीज को आप याद कर सकते हो। चलो, इतनी बातें तो हो गई। अब और क्या बचता है, हमने क्या बात कर लिया फिजिकल मैप में, हमने गल्फ देख लिए, सीज देख लिए, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स देख लिए। अब कुछ चीजें बचती हैं लाइक माउंटेन्स और रिवर्स बचती हैं शायद। ठीक है, माउंटेन्स और रिवर्स को भी पढ़ते हैं। माउंटेन्स के नाम पर देखो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ माउंटेन्स को हम जरा सा टैग करते हैं। इस मैप में नहीं, हम वापस से ना अपने सबसे फर्स्ट वाले मैप में देखते हैं, तो वहां पर चीजें थोड़ी आसान है। देखो, कंट्रीज भी एक्चुअल में पता चलती रहती हैं। सबसे पहला है माउंट वेसुवियस और माउंट एटना। एक्चुअल में क्या है कि जो माउंट एटना है ये हमारे सिसिली स्टेट्स में प्रेजेंट है, यहाँ पर कहीं पर, ये है हमारा माउंट एटना, हम डिस्कस कर रहे हैं माउंटेन्स। फिर एक जो मैंने बताया अभी वेसुवियस, ये है कहीं यहाँ पर, ये है हमारा वेसुवियस। ठीक, वेसुवियस, माउंट एटना। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है एल्प्स। एल्प्स माउंटेन की अगर आप बात करोगे तो कुछ इस तरीके से फैला हुआ है यहाँ पर, इतने दूर पर, ये है हमारा एल्प्स। आप देख सकते हो किस हिसाब से ये जो एल्प्स है ये इटली का बॉर्डर बनाता है स्पेन से, स्विट्जरलैंड से। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। और एल्प्स में यहाँ पर एक माउंटेन है जिसका नाम है, ये एल्प्स एक्चुअली माउंटेन रेंज है, और यहाँ पर एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंटेन ब्लैंक। ये माउंटेन ब्लैंक जो है ये एल्प्स माउंटेन का सबसे ऊंचा माउंटेन है, और हाइट वेट तो याद करने की उतनी जरूरत नहीं, बस इतना नाम याद कर लो बहुत है। इसके बाद देखो, इटली के अंदर एक एपेनाइंस माउंटेन, मतलब कि यहाँ पर जो इटली के चारों तरफ ऐसे, मतलब इटली के अंदर ये फैला हुआ है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एपेनाइंस। यहाँ लिखा हूँ APPENINES, एपेनाइंस। इसके अलावा आप देखोगे दिनारिक एल्प्स होते हैं। दिनारिक एल्प्स कहाँ पर है, यही सेम, बस इसके जस्ट अपोजिट चले जाओ, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था। यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिनारिक एल्प्स। और इसके बाद एक है काउकेशस माउंटेन, जबकि मैंने आपको बताया काउकेशस माउंटेन कहाँ पर है, काउकेशस माउंटेन है ये वाला रीजन, काउकेशस। फिर इसके बाद जैसा कि मैंने बताया, तो काउकेशस जो है वो एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है। यहाँ पर एक और खासियत है, यहीं पर है एक माउंटेन जिसका नाम है माउंट एल्ब्रुस। ठीक, एल्ब्रुस, ये जो एल्ब्रुस माउंटेन है ये पूरे यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, तो इसलिए ये माउंट एल्ब्रुस जो है वो अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता भी होना चाहिए कि काउकेशस रेंज में है। इसके अलावा देखो, बाल्कन स्टेट्स देखे थे ना हमने, तो बाल्कन स्टेट्स के पास में, जैसे कि ये बुल्गारिया वाले रीजन में, यहाँ पर आप देखोगे बाल्कन माउंटेन्स है लगभग यहाँ पर, ये है हमारे बाल्कन माउंटेन्स। इसके अलावा यूरल माउंटेन, जो कि हमने देखा, ये जो एक फिगर बन रही है यहाँ पर है, ये यूरल माउंटेन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बीचों बीच यहाँ पर कहीं ओशन सर्फेस में है, यहाँ पे, इसका नाम है स्ट्रोम्बोली। क्या नाम है, स्ट्रोम्बोली। कौन बोली, स्ट्रोम्बोली। तो स्ट्रोम्बोली कैसे बोलती है, ये इस तरीके से बोलती है, इसको हम लोग स्ट्रोम्बोली को हम लोग बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि ये देखो स्ट्रोम्बोली जो है ना, ये कंपोजिट वॉल्केनिक कोन है। अब कैसा, क्या सिंडर कोन कुछ याद है क्या, अभी भी आपको याद कर लेना, जरा रिवाइज कर लो इन सब चीजों को। कंपोजिट वॉल्केनिक कोन है, आप इस तरीके से देख सकते हो। तो यहाँ से पूरा धुआं निकलता रहता है हमेशा से, तो दूर से ही दिख जाता है कि हाँ इटली के हम लोग इस साइड में पहुंचने वाले, तो इसलिए लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी का नाम दिया गया हुआ है। ठीक है, ये तो हो गई अपनी माउंटेन रेंजेस जो भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। एल्प्स की बात कर रहे थे, तो आप देखोगे कि एल्प्स हमने कहाँ देखा था, ऐसा कुछ रीजन बनाया था। तो एल्प्स जो है वो स्विट्जरलैंड में जायंट वाटर शेड करती है। ठीक है, तो इसके लिए भी एल्प्स थोड़ा फेमस है स्विट्जरलैंड के लिए। फिर हम पढ़ रहे हैं रिवर्स। रिवर्स के लिए थोड़ा कठिन था, तो इसलिए मैंने ये मैप ले लिया अपनी हेल्प के लिए और आपको भी सही तरीके से समझाने के लिए। अब इन सभी रिवर्स को तो नहीं पढ़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा। ये रही, यहाँ से निकलती है और ये कहाँ पर मिल रही है, कैस्पियन सी में जाके ड्रेन करती है। इसके अलावा देखो, एक आप ये समझो कि जो ब्लैक सी है, इसमें जितने भी ऐसे नाम हो जिसमें डी और एन आए, वो समझ लो सबके सब ब्लैक सी में ड्रेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डनूबे, नीस्टर, निपर, डॉन, सब आ रहे हैं। बस याद रखना कि जो डॉन है इसको पकड़ना ब्लैक सी के लिए नामुमकिन था, तो इसीलिए सी ऑफ अजोब ने इसको पकड़ लिया, लेकिन पकड़ा गया है यहाँ का डॉन। ठीक, तो सी ऑफ अजोब में डॉन गिरता है। अब इसके बाद यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट, इटली की इंपॉर्टेंट रिवर है टाइबर रिवर। ठीक है, टाइबर रिवर पर पूरा रोम जो है वो सेटल हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट रिवर है इटली में ही, जिसको हम लोग बोलते हैं पो रिवर। पो में आप देखोगे कि जो भी वेनिस नाम आपने सुना होगा, इटली में है, वेनिस शहर बसा हुआ है। इसके अलावा और कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक तो यहाँ पर देखो आप सीन रिवर है, ये सीन रिवर कहाँ पर है, ये हमारे फ्रांस में है। और यहाँ पर सीन नदी के ऊपर कौन सा एक शहर है, पेरिस। पेरिस जो शहर है वो सीन नदी के ऊपर है। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं हम लोग, वो देख लिया, यहाँ पर ये देखिए, बस इतना ही मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है वैसे तो। इसके अलावा आप और भी चीजों को याद करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मोर और लेस इतना भी आपने पढ़ा है तो काफी है मेरे लिए। अच्छा, एक माउंटेन रेंज में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पर ये जो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, कौन सा कंट्री है, ये हमारा स्पेन है, ये हमारा फ्रांस है। तो स्पेन और फ्रांस को अलग करने के लिए यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है, यहाँ पर ये वाला रीजन, इसको हम लोग नाम देते हैं पायरेनीज। क्या नाम है, PYRENNES, पायरेनीज माउंटेन। इसके अलावा बहुत सारे माउंटेन है जिसको आप लोग याद कर सकते हो। जब भी बचपन में कभी आप लोग रोड रैश गेम पता नहीं खेलते थे कि नहीं खेलते थे, मैं तो बहुत खेलता था। और वहाँ पर आप देखोगे सियरा नेवाडा और पता नहीं कहाँ का मैप आते थे ना, तो वो सब यहीं स्पेन वाले थे, यहाँ पर सियरा नेवाडा, तो सियरा नेवाडा और ये सारी चीजें जो भी थी। इसके अलावा और भी कुछ माउंटेन रेंजेस देखो बहुत सारे हैं, लेकिन यूरोप में मुझे लगता है कि इससे मोर और लेस चीजें सॉल्व हो जाएंगी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर चीजों को आप स्टॉप कर सकते हो, इतना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यूरोप में वैसे भी देखो बहुत